पटना हाईकोर्ट ने कहा बिहार में सिर्फ नाम की सरकार है और मुट्ठी भर करप्ट नौकरशाह प्रशासन चला है। लालू के दोनों सालों का दबदबा ऐसा था साहब कि गाड़ियों के शोरूम में खड़ी नई गाड़ियां उठा ली जाती थी। 384 आईएएस में से 144 आईएएस ने सेंटर में ट्रांसफर के लिए अर्जी भी डाल दी। अब की बार दुष्कर्म का शिकार बनती है मिस पटना रह चुकी शिल्पी जैन और आरोपी था उस वक्त की सीएम राबड़ी देवी का सगा भाई साधु यादव। मुजफ्फरपुर की तुर्की में 25 एकड़ की जमीन में पहला चरवाहा विद्यालय ओपन हुआ था। इस विद्यालय का फेमस स्लोगन भी था, गैया बकरी चराती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए। अगर आप मुझसे पूछोगे कौन है लालू, तो मैं आपसे कहूंगा को नहीं जाना तय जग में। ये वही लालू है जो दबे कुचले दलित, मुसहर और ओबीसी कम्युनिटी के आवाज बने तो उनके बीच मसीहा के रूप में पूजे जाते। तो वही दूसरी तरफ बिहार को जंगल राज बनाने तक का कलंक भी माथे पर लिए फिरते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बिहार के जंगल राज की कहानी। तो यहां पर सवाल उठता है साहब कि कोई गरीबों और पिछड़े लोगों का मसीहा होने के बाद जंगल राज का फाउंडर कैसे हो सकता है, और ये जंगल राज शब्द पहली बार आया कहां से, और क्या इस शब्द का इस्तेमाल अलग अलग नेताओं ने अपनी राजनीतिक फायदे के लिए किया। इस बात पर लालू के फॉलोअर्स कहते हैं कि इस शब्द के सहारे लालू को बदनाम किया गया। चलिए आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं जिसके बाद आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक सर्वे के मुताबिक बिहार में 1992 से लेकर 2004 के बीच कुल 32,085 किडनैपिंग के केस दर्ज हुए। कहा जाता है कि ये आंकड़ा काफी ज्यादा होता, लेकिन उस दौरान कई मामले डर के मारे दर्ज ही नहीं होते थे। दरअसल 1989 के आखिरी से लेकर 2005 तक बिहार में लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही और इस युग को लालू युग कहा गया। वो जैसे तैसे बिहार को चला रही होती हैं, लेकिन बिहार चलने के बजाय रेंग रहा होता है। लॉ एंड ऑर्डर हाथ से पूरी तरह जा चुका होता है। दिन दहाड़े लूट, अपहरण और की घटनाएं आम हो गई होती हैं। इन्हीं चीजों को देखते हुए 5 अगस्त 1997 को पटना हाईकोर्ट ने कहा बिहार में सिर्फ नाम की सरकार है और मुट्ठी भर करप्ट नौकरशाह प्रशासन चला रहे। जस्टिस बीपी सिंह और जस्टिस धर्मपाल सिंह की बेंच ने सोशल एक्टिविस्ट कृष्ण साहे की दायर एक पिटीशन पर टिप्पणी भी की थी। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह कहा था कि ये जंगल राज से भी बदतर है और यहीं से पहली बार बिहार की राजनीति में जंगल राज शब्द का इस्तेमाल होता है। चलिए अब आपको बताता हूँ साल 1997 का वो एक मशहूर किस्सा जिससे आप जंगल राज को थोड़ा और आसानी से समझ पाएंगे। गया के एक विधायक वहां के जाने माने डॉक्टर एसएन नारायण साहब के घर पहुंचते हैं, दुआ सलाम करते हैं और ये कहकर उनकी कार को लेकर चले गए कि भाई थोड़ा बहुत वो घूम फिर कर आ रहे हैं और शाम तक आपकी कार लौटा देंगे, क्योंकि उनकी कार उस शहर की सबसे महंगी कार और सुंदर कारों में से एक थी। खैर विधायक जी शाम को कार नहीं लौटाए तो डॉक्टर साहब को लगने लगा कि शायद आज देर हो गई होगी तो कल शाम तक लौटा देंगे। लेकिन जब विधायक जी कल शाम को भी कार नहीं लौटाए तो डॉक्टर साहब की बेचैनी बढ़ने लगी। फिर उन्होंने पटना में विधायक के आवास पर फोन किया, जहां उन्हें पता चला कि विधायक साहब तो पूर्णिया और कटिहार के एक सप्ताह के दौरे पर गए हुए हैं। 10 दिन बाद विधायक जी वापस लौटे। डॉक्टर नारिया जल्दी से उनके घर पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान डॉक्टर साहब ने विधायक जी से अपनी कार मांगी तो विधायक जी ने दावा किया कि कार तो चोरी हो गई है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी है, कार जल्दी ही मिल जाएगी। इससे डॉक्टर नारिया की चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई। अब पुलिस उस कार को ढूंढने में जुट गई, लेकिन वो ढूंढ ही नहीं पाई। फिर डॉक्टर साहब के एक दोस्त ने लालू यादव से मिलने का सुझाव दिया। सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात तय। डॉक्टर नारिया सुबह 8 बजे ही पहुंच गए। लालू से मिलने के लिए डॉक्टर जब अंदर गए तो उन्होंने बंगले के एंट्री गेट पर अपनी चमचमाती सफेद एस्टीम कार खड़ी देखी। हिम्मत जुटाकर डॉक्टर नारिया लालू प्रसाद यादव के पास पहुंचे और बताते हैं कि वो कार उनकी है। फिर लालू अपने भोजपुरी अंदाज में बोले, अरे मेरे आदमियों को कार पसंद आ गई होगी और वो इसे यहाँ पर ले आए। मेरे आदमियों को कुछ पैसे दो और अपनी कार ले जाओ। कहा जाता है कि मांगी गई रकम करीब 3 लाख रुपए थी। इसके अलावा जब राबड़ी देवी बिहार की कुर्सी संभाल रही थी तो उसी वक्त उनके 2 भाई यानी साधु यादव और सुभाष यादव का नाम भी बहुत सुर्खियों में आने लगा था। लालू के दोनों सालों का दबदबा ऐसा था साहब कि गाड़ियों के शोरूम में खड़ी नई गाड़ियां उठा ली जाती थी। ऐसा ही एक किस्सा साल 2002 का है।
दरअसल लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य की शादी की तैयारियां चल रही थी। इसी शादी में गेस्ट को रिसीव करने के लिए लालू यादव के 2 सालों ने यानी राबड़ी देवी के दोनों भाई साधु यादव और सुभाष यादव ने पटना में कार के शोरूम में घुसकर शोरूम के मैनेजर को गन पॉइंट पे रखकर वो करीब 3 दर्जन कार वहां से लेकर चले गए। इसके बाद गए फर्नीचर के शोरूम, जहां से 100 सोफा सेट उठा लिए। फिर चले गए ज्वेलरी के शॉप पर, वहां सुनार से जबरन ज्वेलरी ले लिए। और आखिर में गए गारमेंट्स की शॉप पर, जहां से 7 लाख के कपड़े लूट लिए। अब ये लूट मारी चोरी डकैती लालू राज में बहुत आम बात हो गई थी। लेकिन क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि उस दौर में एक आईएएस की पत्नी भी सेफ नहीं थी? तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि नॉर्मल घर की महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ होगा। दरअसल 7 सितंबर 1995 से लेकर 1997 तक आईएएस डीडी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास के साथ दुष्कर्म हो रहा था। और ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि लालू यादव के ही पार्टी यानी आरजेडी की एमएलए हेमलता यादव का बेटा मृत्युंजय यादव था। इसके बाद साल आता है 1999 और ये वही साल है जिसकी चर्चा आज भी की जाती है। और अब की बार दुष्कर्म का शिकार बनती है मिस पटना रह चुकी शिल्पी जैन और आरोपी था उस वक्त की सीएम राबड़ी देवी का सगा भाई साधु यादव। ऐसे ही दुष्कर्म के कई वारदात हुए। फिलहाल इन चीजों को स्किप करके लालू के दौर वाले बिहार की सड़क, बिजली जैसी बेसिक फैसिलिटीज के बारे में बात करें तो एक जमाने में लालू से दूर रहे श्याम रजक बताते हैं लालू जानबूझकर अपने वोटर्स को अभाव में रखना चाहते हैं। एक बार उन्होंने अपने ही चुनाव सभा में कहा था कि अगर सड़कें बनेंगी तो वाहन आएंगे और पुलिस वाले तुम्हारे गांव जल्दी पहुंचेंगे और तुम पर जुल्म ढाएंगे। छोड़ दो, तुम्हें तो सड़क की जरूरत ही नहीं है। तो अब सवाल उठता है साहब कि सड़क, बिजली जैसी बेसिक फैसिलिटी लोगों को मिल नहीं रही है, चारों तरफ लूट मार मचा हुआ है, तो ऐसे में कोई मसीहा कैसे बन सकता है? यानी जंगल राज और मसीहा दोनों एक साथ। थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा? ये कैसे पॉसिबल है? तो इस बात को लेकर लालू यादव खुद कहते हैं कि पिछड़ी और दलित जातियों को वो स्वर्ग तो नहीं दे पाए पर स्वर उन्होंने जरूर दिया। यानी अगर किसी को लालू यादव की राजनीति समझनी है तो भैया उसे विकास जैसे रटे रटाए शब्द से बाहर निकलना होगा। दरअसल लालू यादव का राजकाज स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली और बेसिक फैसिलिटीज देने के लिए था ही नहीं। उनके शासन में तो 3 ही चीजें इंपॉर्टेंट थी। बिहार की फ्यूडल सोसाइटी में जातिवादी की जड़ों को हिलाना, पिछड़ी जाति के लोगों को सोशल जस्टिस देना और 1990 के दशक के दौरान राम मंदिर के नाम पर हो रही हिंसा से मुस्लिम कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना। यही 3 चीजें आरजेडी की अब तक ताकत बनी हुई है। कारवा मैगजीन ने अपनी एक रिपोर्ट में लालू के कॉन्टेस्ट में लिखा था कि बिहार के बरबीघा में यादव कम्युनिटी खुद को साइकोलॉजिकली काफी स्ट्रांग मानने लगी। लेकिन लालू यादव के पावर में आने से पहले यादवों को भूमिहारों के घर के सामने से गुजरते हुए अपनी चप्पल सर पर रखनी पड़ती थी। और ये सिर्फ यादव ही नहीं बल्कि एससी, एसटी और ओबीसी जैसी तमाम जातियों के साथ हुआ करता था। अगर वो ऐसा नहीं करते थे तो उन पर जुर्माना लगाया जाता था और उन्हें मार भी खानी पड़ती थी। वहीं जब इस तरह के हरेसमेंट के बाद जब ये लोग थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जाते थे तो पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने में आनाकानी करती थी। लेकिन 1990 में लालू को जैसे ही पावर मिली ये सब बदल गया था। इंडिया टुडे ने 1995 में लिखा, बिहार के सीतामढ़ी जिले में 45 साल का एक भूमिहीन मजदूर बताता है कि कैसे अब जमींदार के सामने उसे सर नहीं झुकाना पड़ता। उसने कहा था, मैं अब अपने जमींदार को देखकर उसकी जी हजूरी नहीं करता क्योंकि लालू का हाथ हमारे सर पर है। द मैरीगोल्ड स्टोरी इंदिरा गांधी एंड अदर्स लिखने वाली कुमकुम चड्डा बताती है, लालू यादव बिहार के ही नहीं देश में किसी भी स्टेट के पहले ऐसे सीएम थे जो आलीशान सीएम आवास में रहने के बजाय चपरासी को दिए गए 2 कमरों के आवास में रहकर राज्य का शासन चलाते थे। और ना ही बिहार में कोई ऐसा मुख्यमंत्री हुआ जो पटना मेडिकल कॉलेज में अपने बुखार में तप रहे बेटे का इलाज कराने आम लोगों की तरह लाइन में खड़ा हुआ। इसके अलावा लालू की याददाश्त की भी बहुत चर्चा होती है। कहते हैं कि एक बार वो जिससे मिल लेते हैं उनका नाम और चेहरा कभी नहीं भूलते। आरजेडी के सीनियर लीडर शिवानंद तिवारी उनकी याददाश्त का जिक्र करते हुए बताते हैं कि एक बार हम लालू के साथ एक पब्लिक मीटिंग में मुसहर लोगों के टोले में गए थे तो वहां मैंने नोट किया कि एक युवती लालू की नजरों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। उसके हाथ में एक बच्चा था। लालू ने उसको देखते ही पूछा, सुखमनी तुम यहाँ कैसे? उसने बताया कि इसी गांव में हमारी शादी हुई है। लालू ने तुरंत अपनी जेब से 500 रुपए का नोट निकाला और उसे देते हुए कहा कि इससे बच्चे के लिए मिठाई वगैरह खरीद लेना। शिवानंद तिवारी आगे बताते हैं कि हमको बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक गरीब औरत को लालू ने न सिर्फ नाम लेकर बुलाया बल्कि ऐसे बात कर रहे थे जैसे कोई उनका घर का अपना सदस्य हो। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री बनने से पहले जब वो पटना के वेटरनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर में रहा करते थे
तो ये महिला वहीं पास के मुसहर टोले में रहती थी। लालू यादव सालों गुजर जाने के बाद भी उसे नहीं भूले थे। अब ये जो लालू यादव की शख्सियत है, यही उस आदमी की ताकत है। इसके अलावा लालू यादव की नॉर्मल लाइफस्टाइल भी उन्हें आम लोगों से बहुत कनेक्ट करती थी। जर्नलिस्ट एंड ऑथर संकर्षण ठाकुर लालू यादव की बायोग्राफी में लिखते हैं, वो पटना के फ्रेजर रोड चौराहे पर पहुंचकर हाथ में मेगाफोन लिए खुद ट्रैफिक कंट्रोल करने लगते थे। वो अक्सर सरकारी दफ्तरों और पुलिस थानों का अचानक दौरा करके गलती करने वाले अधिकारियों को वहीं सजा दिलवाते थे। वो पटना मेडिकल कॉलेज में खुद खड़े होकर इमरजेंसी वार्ड में मरीजों के साथ आने वाले लोगों के लिए रैन बसेरा बनवाते थे। वो अक्सर बीच खेत में अपना हेलीकॉप्टर उतरवाते थे और लोगों को अपने उड़न खटोले में चक्कर लगवाते थे। वो कभी कभी वो गांव के गरीब किसानों के घर पहुंचकर खाना खाने की फरमाइश करते थे। वो उनके बच्चों के साथ गाना गाते थे और मर्दों से पूछते थे, खैनी है तुम्हारे पास? अब जब खैनी की बात छिड़ गई है तो लालू यादव के बारे में खैनी से जुड़ा एक किस्सा और आपको सुनाता हूँ, जिससे उनकी छवि आज भी दागदार है। दरअसल कहा जाता है कि लालू यादव आईएएस ऑफिसर से खैनी बनवाते थे, जिसके चलते कैबिनेट की मीटिंग के दौरान कोई भी ऑफिसर उनके बगल में बैठना नहीं चाहता था। एक रिपोर्ट के अनुसार 384 आईएएस में से 144 आईएएस ने सेंटर में ट्रांसफर के लिए अर्जी भी डाल दी थी। तब उस समय एक न्यूज़पेपर में फोटो भी पब्लिश हुई थी, जिसमें टेबल पर लालू पैर रखकर चौड़ में बैठे हुए थे और उनके पैरों के सामने आईएएस पीसीएस खड़े थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश की एक्स सीएम उमा भारती ने लालू यादव से रिलेटेड साल 2000 के एक इंसिडेंट को साल 2021 में ट्वीट करके उजागर किया था। उन्होंने लिखा था, मैं उस वक्त अटल जी की सरकार में पर्यटन मंत्री थी। इस दौरान हेलीकॉप्टर से सीएम राबड़ी देवी और उनके पति लालू यादव के साथ पटना से बोधगया जा रही थी। हमारे सामने की सीट पर आईएएस अधिकारी बैठे हुए थे। लालू जी ने मेरे सामने पीकदान में थूका और पीकदान को सीनियर आईएएस ऑफिसर के हाथ में थमाकर खिड़की के नीचे रखने को कहा और उस ऑफिसर ने ऐसा ही किया। राइटर कुमकुम चड्ढा बताती हैं, लालू का सबसे स्ट्रॉन्ग साइड है अपने लोगों को एक पहचान देना। मुझे याद है कि एक बार टैक्सी ड्राइवर मुझे लेकर जा रहा था, तब लालू के खिलाफ हवा थी क्योंकि उनके बेस वोटर्स यादवों का उनसे मोह भंग हो गया था। उसने कहा, लालू ने हमारे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, खुद पैसा कमाया। उसने वो सब बातें गिनवाई जिनके लिए लालू उन दिनों बदनाम हो रहे थे। लेकिन उसने अंत में कहा कि लालू का एक ऋण है जो हम लोग कभी नहीं चुका सकेंगे, और वो ऋण है कि लालू ने हम लोगों को आपके बराबर बैठने का मौका दिया। एक समय पर पूरे बिहार की पॉलिटिक्स जो थी वो लैंडलॉर्ड्स और सो कॉल्ड अपर कास्ट के हाथ में थी। लालू यादव ने इस मोनोपोली को तोड़ दिया था। वो जब भी कोई बड़ी सभा करते थे तो एससी कम्युनिटी के लोगों को मंच पर अपने साथ में बिठाते थे, जो उस जमाने में सोचना भी बड़ी बात थी। अब इन सब के बीच लालू यादव जब दलित जातियों को सोशल जस्टिस दिला रहे थे तो तथाकथित ऊंची जाति के लोग उनसे खफा हो रहे थे, और सिर्फ खफा ही नहीं बल्कि एक तरह से उनकी आंखों में चुभ रहे थे, और यही चुभन आज भी जारी है। इन्हीं चीजों को लेकर विकास दिव्य कीर्ति सर कहते हैं, ये अलग बात है कि सो कॉल्ड एलीट क्लास को लालू यादव चुभता है। अगर चुभने की वजह सिर्फ भ्रष्टाचार होती तो अलग बात थी, लेकिन चुभने की बड़ी वजह है कि एक लोअर कास्ट का आदमी इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोलता है। लालू यादव का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि जो बिहार में पिछड़ी जनता थी, उस जनता में स्वाभिमान पैदा करने में उनका असीम योगदान है। वो आगे कहते हैं कि लालू यादव का एक बुरा पक्ष भी है कि उसने शासन अच्छे से नहीं किया। अगर वो शासन अच्छे से करते तो आज दुनिया के बड़े नेताओं में से गिने जाते। अच्छा, आपने एक बात नोटिस की, जब नरेंद्र मोदी पीएम बने तो मीडिया ने उनकी चाय वाली चाबी को खूब प्रमोट किया और लोगों को भी सुनने में खूब मजा आया। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि लालू यादव एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे कि उनके घर में घड़ी भी नहीं होती थी। वहीं ट्रेन पकड़ने के लिए एक दिन पहले वो स्टेशन पर पहुंच जाते थे। इसके आगे की अगर बात करूं तो वो घर घर दूध पहुंचाने का काम भी करते थे। जब वो साल 1990 में पहली बार सीएम बने तो भैंस पर बैठकर अपने गांव पहुंच गए थे। जब गांव पहुंचे तो देखा कि एक झोपड़ी में उनकी मां चूल्हे पर खाना बना रही है। तब उन्होंने मां के पैर छुए और बहुत ही गर्मजोशी के साथ कहा, मां, हम बिहार का सीएम बन गया। तो उनकी मां बोली कि ये किस भला का नाम है बेटा। फिर उन्होंने अपनी मां को बहुत अच्छे से समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया, हम हथुआ का राजा बन गया हूं। क्योंकि लालू यादव के गांव फुलवारिया से कुछ ही किलोमीटर दूर हथुआ एक जगह थी जिसका राजा बहुत फेमस हुआ करता था। लालू यादव की सीएम बनने के एक साल बाद चरवाहा विद्यालय भी खोला गया, जिसे उस दौर का बहुत बड़ा प्रयोग कहा जाता है। लेकिन इसके लिए उनकी बहुत आलोचनाएं भी हुई।
दरअसल दिसंबर 1991 में अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 23 दिसंबर 1991 को मुजफ्फरपुर की तुर्की में 25 एकड़ की जमीन में पहला चरवाहा विद्यालय ओपन हुआ था। सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल बताते हैं कि अमेरिका और जापान से कई टीमें इस विद्यालय को देखने आई थी। आलम यह था साहब कि हम लोग इस प्रयोग पर हंस रहे थे, लेकिन पूरी दुनिया इस पर रिसर्च कर रही थी। इस विद्यालय का फेमस स्लोगन भी था, गैया बकरी चराती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए। चरवाहा विद्यालय खोलने के पीछे लालू यादव का एक मकसद भी था कि 5 से 15 साल की उम्र के बच्चे जो जानवरों को चराते हैं वो इसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी कर सके, क्योंकि तब उस समय उन बच्चों के गार्जियंस भी उन्हें स्कूल नहीं जाने देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि भाई अगर बच्चे उनके स्कूल चले जाएंगे तो उनके जानवरों को चारा कौन खिलाएगा। चरवाहा विद्यालय उस जमाने में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट भी था जिसे यूनिसेफ सहित कई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने सराहा भी था, लेकिन बाद में ये फ्लॉप हो गया। लेकिन इस बारे में सोचना भी कोई साधारण बात नहीं थी। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि बिहार लालू यादव से पहले भी देश का सबसे बीमार, गरीब और अशिक्षित राज्य था, और लालू यादव का शासन खत्म होने के लगभग 19 साल बाद भी बिहार सबसे बीमार, गरीब और अशिक्षित राज्य है। तो फिर सिर्फ लालू यादव पर ही आरोप क्यों लगता है कि उन्होंने बिहार के लिए कुछ नहीं किया? जब हम ये सवाल श्री कृष्ण सिन्हा, महामाया प्रसाद सिंह, केदार पांडेय, केबी साहे, बिंदेश्वरी दुबे, भागवत झा, जगन्नाथ मिश्र, नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री और उनके साथ मिलकर लगातार 17 सालों तक सरकार चलाने वाले बीजेपी से नहीं पूछते हैं, तो ये सवाल सिर्फ लालू यादव से कैसे पूछा जा सकता है? तो फिर से वही सवाल कि लालू यादव ने दलित और ओबीसी समाज को सोशल जस्टिस दिलाने के लिए कितनी सारी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन ताज्जुब की बात है साहब, कहा जाता है कि लालू यादव सिर्फ यादव समाज के नेता हैं और उन्हीं के वोट से आज तक बिहार की पॉलिटिक्स में बने हुए हैं। खैर ये तो आपको भी पता होगा कि सिर्फ एक जाति के वोट से बिहार ही क्यों, देश में कहीं भी कोई एक विधानसभा सीट भी नहीं जीत सकता। इसके जवाब में फ्रांसीसी राजनीतिक वैज्ञानिक और इंडोलॉजिस्ट क्रिस्टोफ जेफ्रेलो कहते हैं कि लालू यादव दरअसल बिहार में 1980 के दशक के आखिर में शुरू हुई एक राजनीतिक प्रक्रिया की उपज है, जिसे साइलेंट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ऐसे आज की बिहार की राजनीति की अगर बात करूं तो ये भी कहा जाता है कि लालू यादव जिन दलित समाज के बीच पॉपुलर हुए और जिनके मसीहा बने, आज वही समाज उनके साथ नहीं है। यानी ये दलित समाज का वोट बैंक इनसे पीछे हटकर कहीं और शिफ्ट हो गया है। यही कारण है कि 20 सालों से ये सत्ता से दूर है। फिलहाल लालू यादव बीमार चल रहे हैं, राजनीति से अपने आप को लगभग दूर कर चुके हैं। अब उनके बेटे तेजस्वी यादव उनकी राजनीति की विरासत को संभाल रहे हैं। लालू यादव ने इमरजेंसी से अपनी राजनीति की शुरुआत की और आज इमरजेंसी के 50 साल बीत जाने के बाद भी बिहार के ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में रेलेवेंट बने हुए हैं। मतलब भले ही ये बीमार हैं, लेकिन इनको माइनस करके राजनीति करना मुमकिन नहीं है साहब। तो इन सब बातों से ये तो साफ जाहिर है कि कई अच्छे काम अपने नाम करके लालू लोगों के मसीहा तो बन गए, उन्हें जनता का पूरा सपोर्ट भी मिला। हालांकि जो घोटाले उन्होंने किए और सत्ता का घमंड जैसे ही उनकी नाक पर चढ़ा, उनके अच्छे काम धुलते चले गए और बिहार एक जंगल राज बनकर रह गया। तो अब ये सवाल आपसे है, आप लालू यादव को क्या कहते हैं? जंगल राज का जनक या गरीबों या फिर पिछड़ों का मसीहा? कमेंट्स में अपने जवाब हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।